नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। यह है लेक्चर नंबर 2 क्लास 11 फिजिक्स के लिए। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मापन एवं मात्रक जो चैप्टर था उसको समझाया था और मापन और मात्रक को खत्म किया था, लेकिन वो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विमीय विश्लेषण, वो कंप्लीट करना है हमको आज। तो सबसे पहले आज अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और आज का जो पहला टॉपिक है विमीय विश्लेषण हेडिंग डाल लीजिए। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। विमीय विश्लेषण क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आप जरा आपको समझा दूं। विमीय विश्लेषण क्या है कि जितने भी भौतिक राशियां आप सभी जानते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सभी भौतिक राशियों को 7 मूल राशियों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और इन्हीं 7 मूल राशियों को ही हम क्या कहते हैं, 7 विमाएं कहते हैं। भौतिक जगत की 7 जो विमाएं हैं और उन्हीं 7 विमाओं की सहायता से सभी भौतिक राशियों को उनके रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, विमीय विश्लेषण कहलाता है। वो 7 भौतिक राशियां क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। 7 मूल राशियां आप सभी को जानकारी थी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। 7 मूल राशियां हमारी क्या है। पहली द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को विमीय रूप में कैसे लिखते हैं, इनको ही मैं यहां रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि अगर हम किसी भौतिक राशि को विमीय रूप में लिखते हैं तो उसका ब्रैकेट लगा देते हैं। तो उनका जो सिंबल है द्रव्यमान को अगर आप विमीय रूप में लिखेंगे तो ब्रैकेट कैपिटल एम, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा लंबाई। तो लंबाई को आप कैसे लिखेंगे, लंबाई को हम लिखते हैं ब्रैकेट कैपिटल एल, एल से व्यक्त करते हैं हम विमीय रूप में इस मूल राशि को। इसके बाद आता है हमारा समय। समय भी हमारी एक और मूल राशि है, इसको हम ब्रैकेट कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टी कैपिटल टी से इसको व्यक्त किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा तापमान। तो तापमान को कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है वैद्युत धारा, इसको हम व्यक्त करते हैं विमीय रूप में कैपिटल ए से। इसके बाद जो हमारी एक और मूल राशि है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता को हम डिनोट करते हैं सी सफिक्स डी। और लास्ट जो हमारी मूल राशि है वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम ओ एल। तो इन सभी मूल राशियों का जो विमीय रूप है, यही हमारी जो 7 विमाएं हैं, इन्हीं 7 मूल राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक जगत की 7 विमाएं कहते हैं। और किसी भी भौतिक राशि को इन्हीं 7 विमाओं के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारा विमीय विश्लेषण कहलाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि विमीय सूत्र हम कैसे ज्ञात करें, कैसे हम इन विमाओं की सहायता से अन्य भौतिक राशियों की विमाओं को ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उनको व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं एक उदाहरण से आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूं। उदाहरण मान लिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है, भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रा क्या होता है, लंबाई को चूंकि हम विमीय रूप में क्या लिखते हैं हमें पता है, और लंबाई भी एक और क्या है, चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई की विमा है, तो इसे भी हम क्या लिखेंगे एल। तो इसका जो विमीय सूत्र आ गया वो क्या आ गया, एल स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई में 2 विमाएं होती हैं, लेकिन द्रव्यमान की कोई विमा क्षेत्रफल में नहीं पाई जाती, ना ही समय की और भी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं m0, यानी द्रव्यमान की कोई विमा क्षेत्रफल में नहीं होती, एल स्क्वायर, क्योंकि इसकी लंबाई में 2 विमाएं होती हैं और समय की भी कोई विमा इसमें नहीं होती। तो हम क्षेत्रफल की विमा को इस रूप से लिख सकते हैं m0 l की पावर 2 t की पावर 0। ये है। एक और उदाहरण लेते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। यहां पर हम एक और उदाहरण लेंगे, जैसे चाल। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी एक प्रकार से लंबाई है और लंबाई के लिए विमीय रूप में क्या प्राप्त है, एल ब्रैकेट। उसी प्रकार समय, समय के लिए हमें क्या प्राप्त है, विमा,
टी। तो L और ये T को अगर हम ऊपर ले जाएं तो इसको क्या ले सकते हैं, T की पावर -1। तो यहां पर अगर आप देखें तो चाल में द्रव्यमान की कोई विमा नहीं है, केवल लंबाई की विमा है एक, और समय की भी एक ऋणात्मक विमा है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं m, चूंकि द्रव्यमान की कोई विमा नहीं है तो m की पावर 0, लंबाई की एक विमा है तो l की पावर 1, और जो समय की विमा है वो है ऋणात्मक, तो t की पावर -1। तो इस प्रकार से हम विमा ज्ञात कर सकते हैं। और भी हमारे कई भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं मैं आपको ज्ञात करना बताऊंगा। तो कैसे हम और भी भौतिक राशियों के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, उनका कुछ सिंपल मेथड मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, ठीक है। तो हेडिंग डालिए अगला, भौतिक राशियों की विमीय सूत्र ज्ञात करना। अब हम लोग कई भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, तो मैं 1 बाय 1 कई एग्जांपल्स लूंगा और आपको समझाऊंगा। बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में करेंगे। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसके थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कुछ 1 बाय 1 एग्जांपल्स लेता हूं और आपको यहाँ पे समझाता हूं। जैसे सबसे पहला है, मूल राशियों के अलावा जो 7 मूल राशियां हैं उनके अलावा भी कई ऐसे भौतिक राशियां जिनकी मात्रा में ज्ञात करने, जैसे मैंने अभी क्षेत्रफल का किया, वैसे ही अगर मान लीजिए आयतन है, तो सबसे पहले इनको छोटे छोटे मूल राशियों में हम बांट लेते हैं। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर घनाभ के आयतन की बात हो रही है तो लंबाई को हम L लिखते हैं, ऐसे ही चौड़ाई को भी हम क्या लिखेंगे L, और ऊंचाई को भी L। तो ये क्या हो गया हमारा L की पावर Q। तो ये आयतन की हमारी विमा हमें प्राप्त हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें, हमने आयतन ज्ञात किया, हमें आयतन ज्ञात है द्रव्यमान, तो हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, घनत्व का हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान की विमा हमें पता है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है कैपिटल M, और आयतन का विमीय सूत्र भी हमने प्राप्त किया है, क्या है यहाँ पर LQ। आयतन का विमीय सूत्र क्या है LQ। तो घनत्व की विमा क्या हो जाएगी MLQ। अब चूंकि इसमें समय की कोई विमा नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे ML-3T-TG। ठीक है, इस प्रकार हमने घनत्व की विमा भी प्राप्त की। हम कुछ और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो। अगला उदाहरण है हमारा तीसरा, त्वरण। हम त्वरण की विमा ज्ञात करेंगे। त्वरण आप जानते हैं, तो त्वरण का सूत्र अगर आपको पता हो, तो जैसे कि मुझे पता है भाई, आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9 में स्टडी किया होगा, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन को हम क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन को अगर हम और छोटे रूप में तोड़े तो दूरी परिवर्तन बटे समय, और यहां पर समय अंतराल। तो दूरी एक प्रकार से लंबाई हो गई, लंबाई की विमा आपको पता है क्या होती है L, समय, समय की विमा क्या होती है T, और नीचे भी क्या है समय, इसकी विमा T। अगर इसको आप सॉल्व करें तो T और T क्या हो जाएगा, दोनों T स्क्वायर। तो विमा क्या आ गई L, T की पावर -2। आप यहां देखें द्रव्यमान भी आपका क्या होता है, सॉरी यानी त्वरण भी द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता। तो इसकी विमा को हम क्या ले सकते हैं M0L-T-2। इसका मतलब है कि त्वरण की द्रव्यमान में कोई विमा नहीं होती, लंबाई में एक विमा और समय में
ऋणात्मक 2 विमाएं होती हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण भी हम यहाँ पर लेंगे एक एक करके, और जिससे हम समझते चलते हैं। इनको आप नोट जरूर करते रहिए। अगला उदाहरण है हमारा बल। बल की विमा हम कैसे ज्ञात करें? बल हम जानते हैं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान की एक मूल राशि है और इसकी विमा आप सभी को पता चल चुकी है, क्या होती है? m। इसे हम क्या लिखते हैं? ब्रैकेट कैपिटल M, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आप किसी भौतिक राशि की विमा रखेंगे तो आपको ब्रैकेट लगाना ही है, नेसेसरी है। त्वरण, त्वरण की विमा भी हमने थोड़ी देर पहले ही ज्ञात की थी, क्या आई थी? आप सभी जानते हैं, L-T-2। तो बल की विमा क्या प्राप्त कर ली हमने? ML-T-2। ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? द्रव्यमान की विमा सभी को पता है, बेसिक है। त्वरण को भी हम मूल राशियों में तोड़ लेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है? जैसे मैंने किया था, अभी करके बताया था आपको, इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं हम। बल के बाद क्या आ जाता है? कार। कार बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। बल की विमा अभी आपने यहां प्राप्त की है। बल की विमा क्या होती है? आप चाहें तो इसको छोटे छोटे फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पीछे कुछ उदाहरण बता चुका हूं, इसलिए मैं उसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं। बल की विमा हमने यहां निकाल चुके हैं, क्या आ चुकी है हमारी? ML-T-2। ठीक है, गुणे विस्थापन क्या होता है? विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लंबाई है, और इसकी विमा क्या हो जाएगी? L। लंबाई है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? L। तो m का कोई टर्म है नहीं, m। L एक पावर यहां पर है, एक पावर यहां पर है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2। और यहाँ t की पावर भी क्या है? -2। तो हमारे कार्य की विमा कितनी आ गई? m पावर 1 L पावर 2 t पावर -2। तो ये हमारे कार्य की विमा है। एक आध दो उदाहरण और लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाए और आप आराम से इन विमाओं को, सभी भौतिक राशि की विमाओं को ज्ञात कर सकें। तो अगला हमारा है एक और, शक्ति। शक्ति आप सभी जानते हैं क्या होता है शक्ति? कार्य बटे समय। कार्य की विमा भी आपने ज्ञात की थी। कार्य की विमा क्या आ रही थी? थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी, ML ब्रैकेट M L की पावर 2 T की पावर -2। ये कार्य की विमा थी जो भी आपने ज्ञात की। समय, समय की विमा सभी को पता है क्या होती है? कैपिटल T ब्रैकेट, तो M L की पावर 2 T की पावर -2 ऑलरेडी है। अगर ये T ऊपर जाएगा तो एक और पावर क्या हो जाएगी? -1। यानी 2 पर चला जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ML², क्योंकि इनके जो बेस है वो क्या है? सेम है, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। तो -2 -1 -3, ये आ गई हमारी शक्ति की विमा। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि की विमा को ज्ञात कर सकते हैं, बस बशर्ते हमें उन भौतिक राशियों को छोटी छोटे मूल राशियों में तोड़ देना है या व्यक्त करना है। तो यही जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ही हमारा विमीय विश्लेषण कहलाती है, और इस प्रकार हम किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एक आध और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा और, बस आपको मेन चीज ये याद रखनी है कि जब कभी भी आप विमा ज्ञात करें तो हमें उस भौतिक राशि का सूत्र पता हो, और उसको हम छोटे छोटे मूल राशियों के रूप में अगर तोड़ पाए तो हम उसका आराम से कर सकते हैं। जैसे कि संवेग है, संवेग की विमा हम निकालते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान की विमा सभी को पता है क्या होती है? कैपिटल M। वेग चूंकि हम निकाल चुके हैं, वेग की विमा क्या आई थी? LT-2। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको छोटे फॉर्म में लिखिए, क्या होता है? दूरी परिवर्तन बटे समय। तो ये कैपिटल M हो गया, इनटू दूरी
दूरी यानी लंबाई, लंबाई को हम क्या लिखते हैं एल, और समय को हम क्या लिखते हैं ब्रैकेट कैपिटल टी। तो एम एल टी ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1, तो ब्रैकेट एम एल टी -1, ये हमारी संवेग की विमा होगी। तो इस प्रकार हम विमीय विश्लेषण से किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, वो है एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत, हेडिंग नेक्स्ट डाल लेंगे हम लोग, एक रूपता का सिद्धांत। क्या है एक रूपता का सिद्धांत? रैंडमली मान लीजिए हम कोई समीकरण लेते हैं, जैसे एक समीकरण हो गया यहाँ पर s बराबर ut प्लस 1/2 at²। ये समीकरण आप सभी ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, गति का द्वितीय समीकरण। इस समीकरण के माध्यम से मैं आपको एक रूपता का सिद्धांत समझाऊंगा। एक रूपता का सिद्धांत कहता यह है कि मान लीजिए कोई समीकरण आपको दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, कोई समीकरण आपको दिया गया है, तो समीकरण में दायां पक्ष और एक बायां पक्ष, दो पक्ष होते हैं। ये हमारा बायां पक्ष होगा, ये हमारा दायां पक्ष हो गया। देखने के हिसाब से ये मेरा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी पद दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं मैं अपने हिसाब से, तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर कितना पद है, एक पद दिया गया, और यहाँ राइट हैंड साइड में कितने पद दिए गए, दो पद दिए गए। तो एक रूपता का नियम कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जितने भी पद हैं उनकी विमा या उस पद की विमा, और राइट हैंड साइड जितने भी पद हैं उनकी विमा, सबकी विमा एक होनी चाहिए, ठीक है, या एक ही विमा के द्वारा वो पद क्या होने चाहिए, निरूपित होने चाहिए। इस सिद्धांत को ही हम क्या कहते हैं, एक रूपता का सिद्धांत। जरा मैं उसको करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं जल्दी समझ जाता। देखिए एस क्या है, आप जानते हैं दूरी है, दूरी क्या है, लंबाई, तो इसको हम क्या लिख लेंगे एल बराबर यू। यू क्या होता था, प्रारंभिक वेग। अभी हम लोगों ने वेग की विमा निकाली थी, क्या आई थी, एल टी -1, ठीक। समय, समय की विमा क्या है, समय की विमा हम जानते हैं, समय का विमीय सूत्र होता है टी, तो इधर हम लिख लेंगे टी प्लस 1/2। 1/2 एक नंबर है और स्थिरांक जो नंबर होते हैं इनकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। त्वरण ए यहां पर क्या व्यक्त कर रहा है, त्वरण को, और त्वरण की विमा हमें पता है कितनी थी, एल टी -2, ठीक है। और यहां पर क्या है, टाइम, टाइम का स्क्वायर, तो समय को हम किससे जोड़ते हैं, टी, और फिर इसका स्क्वायर, तो t²। ये हमारी विमा है। अगर इनको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो l, इधर अगर आप देखें तो जब आधार समान होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, यहाँ पर पावर क्या है +1, तो यहाँ क्या बचा l प्लस, यहाँ पर भी देखें आधार समान है तो पावर ऐड -2 + 2 0, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, एल बचेगा, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होती तो आ जाता है 1। तो आप यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा एक पद था, उसकी विमा कितनी है एल, राइट हैंड साइड हमारे कितने पद थे, दो, उन दोनों की विमाएं भी क्या है, एल ही है। यही एक रूपता का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितने भी पद दिए जाए उन सभी पदों की विमा या विमीय सूत्र एक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक रूपता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, विमीय, हेडिंग डाल लीजिए, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। कहां कहां इन अनुप्रयोग हम कर रहे हैं, विमीय विश्लेषण का क्या क्या अनुप्रयोग हमें करना है अपनी लाइफ में, कहां कहां करते हैं, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। 3 है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सूत्रों की जांच करने में, कोई भी अगर हम लोग सूत्र ज्ञात करते हैं तो वो सूत्र सही है या गलत है, उसकी जांच करने में इसका अनुप्रयोग किया जाता है। दूसरा है सूत्रों की स्थापना करने में, हम विमेयों की सहायता से किसी भी प्रकार के सूत्र को
स्थापित कर सकते हैं, नए नए सूत्रों की उत्पत्ति कर सकते हैं, नए नए सूत्रों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सूत्रों की स्थापना करने में भी प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलने में। किसी भौतिक राशि का परिमाण है, उस परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने में भी इसका अनुप्रयोग होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग है, 1 बाय 1 में तीनों को समझा दे रहा हूं और इसी के साथ ही आपका जो टॉपिक होगा विमीय विश्लेषण वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला है सूत्रों की जांच करने में। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको समझाता हूं, सूत्रों की जांच हम कैसे करेंगे इसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा आज। ठीक है, तो रैंडमली हम कोई एक सूत्र लेते हैं। मान लीजिए जैसे गति का तृतीय समीकरण हो गया, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण सभी जानते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। तो सूत्र की जांच कैसे करते हैं? सूत्र की जांच करने के लिए अगर कोई भी समीकरण एक रूपता के सिद्धांत का पालन करता है तो हम कह सकते हैं वो सूत्र सही है, और इस प्रकार हम किसी भी सूत्र की जांच कर सकते हैं। हम ये देखेंगे अगर ये सूत्र एक रूपता का सिद्धांत का पालन करेगा तो ये सूत्र सही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सूत्र हमारा सही है। तो बस हमें यही जांच करनी है, क्या ये सूत्र जो दिया गया है या जो समीकरण जो हमें दिया गया है, क्या ये समीकरण एक रूपता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं इसको। ये हमारा क्या है, गति के तृतीय समीकरण हमें पता है कि v हमारा क्या होता था, अंतिम वेग। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जैसे आपको थोड़ा सा याद आ जाए, सभी को पता है वैसे। u क्या होता था हमारा प्रारंभिक वेग, a क्या था हमारा त्वरण, और s क्या था विस्थापन। ये उनके सिंबल्स थे। तो हम ये इसको स्टार्ट करते हैं। वेग की विमा हमें पता थी क्या है, LT-1 का स्क्वायर। वेग की विमा हम निकाल चुके हैं। प्रारंभिक वेग ही है, चाहे प्रारंभिक हो चाहे अंतिम, उसकी विमा से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो LT-1 का स्क्वायर प्लस 2 एक नंबर है, नंबर की कोई विमा नहीं होती तो इसलिए हम उसकी विमा नहीं लिखेंगे। त्वरण LT-2 होता है, LT-2 ये त्वरण की विमा होती है। और S क्या है विस्थापन। विस्थापन माने दूरी यानी लंबाई, और लंबाई की विमा क्या होती है L। क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी भी आप किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ब्रैकेट को नहीं भूलेंगे। तो अगर इसके स्क्वायर कर दे तो L² T-2, क्योंकि मैंने आपको बताया था पावर की अगर पावर हो तो गुणा हो जाता है, -1 का 2 में गुणा -2। यहां पर भी स्क्वायर हो गया तो L² T-2 प्लस ये यहाँ पे देखिए आधार समान है, आधार समान तो घातें क्या हो जाती है, यहाँ पर भी घात कितनी है 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 और 1 2, तो L² T-2। आप यहाँ देख लीजिए ये जो हमारा दिया गया समीकरण एक रूपता के नियम का पालन कर रहा है, और हम कह सकते हैं अगर एक रूपता के नियम का पालन करता है मतलब ये जो हमारा समीकरण है क्या है पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि यहाँ पर LHS बराबर क्या है RHS। चाहे आप दाएं पक्ष की बात करें या बाएं पक्ष की, दोनों तरफ दिए गए पदों की विमाएं क्या है समान है, इसलिए ये सूत्र हमारा या दिया गया समीकरण क्या है पूरी तरीके से सही है। तो एक आध उदाहरण आप अपने घर पे ट्राई करिएगा होमवर्क में। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड अनुप्रयोग की, जो है हमारा सूत्र की स्थापना करने में। कैसे हम सूत्र की स्थापना कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो दूसरा अनुप्रयोग मैं आपको समझाने जा रहा हूं। विमीय विश्लेषण की सहायता से किसी सूत्र की स्थापना करना। दूसरा अनुप्रयोग है सूत्र की स्थापना करना। किसी भी सूत्र को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं इसकी सहायता से, उसको हम जानेंगे।
लेकिन उसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम उन्हीं सूत्रों की हमें पहले ये पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी सूत्र की स्थापना करना चाहता हूं तो मुझे ये जरूर पता होना चाहिए कि वो भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए मैं गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर एक सूत्र स्थापित करूंगा, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। जैसे अगर आप गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर m और वेग भी मान लिया पर निर्भर करती है। ये जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। किसी भी सूत्र की या समीकरण की अगर हमें स्थापना करनी है तो हमें उन भौतिक राशियों की जानकारी जरूर होनी चाहिए जिस पर दी गई भौतिक राशि क्या करती है? निर्भर करती है। तो मैंने क्या माना, गतिज ऊर्जा को यहां पर मैं ई के एक सिंबल दे रहा हूं, ठीक है, ई के, तो मैंने लिख लिया ई सफिक्स के किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, किन किन भौतिक राशियों पर? एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है तो m पावर a, इसके घात के रूप में मैंने इसे लिख लिया। वैसे ही वेग v पावर b। यहां पावर लेने का मतलब यह है क्योंकि किसी भौतिक राशि को अगर हम मूल राशियों की विमाओं के रूप में व्यक्त करते हैं तो उनकी घातों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ई के, अगर हम यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा के, और ये एक ऐसा नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं होती, ठीक है। तो ये विमाहीन नियतांक है, के जहां पर क्या है? विमाहीन नियतांक, एक ऐसा नियतांक जिसकी कोई विमा ना ही कोई मात्रक है, ठीक है। तो m पावर a v पावर b, तो विमीय सूत्र से, तो विमीय विश्लेषण से अगर हम विमीय विश्लेषण का इस्तेमाल करें तो देखें हमें पता है गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है? ऊर्जा की विमा, ऊर्जा और कार्य क्या है? समान भौतिक राशियां हैं और इन दोनों की विमाएं भी क्या होती हैं? समान। तो गतिज ऊर्जा की विमा होती है m l t की पावर -2। के एक विमाहीन नियतांक है, के की कोई विमा नहीं होती। द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान को मैंने आपको बताया था क्या लिखते? कैपिटल M पावर a। ठीक वैसे ही अब हम बात करते हैं वेग की विमा क्या होती है? वेग की विमा हमें पता है LT-1, तो LT-1 पावर v, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। m ब्रैकेट l स्क्वायर t पावर -2 बराबर m की पावर a, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटू l की पावर b, क्योंकि किसी की पावर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और t की पावर -b। दोनों पक्षों की तुलना करने पर अगर हम इनकी तुलना करा दें तो हम देखेंगे m बराबर m की पावर a। यहां m की पावर कितनी है? 1, और यहां m की पावर कितनी है? 1। तो a का मान क्या आ जाएगा? 1। ठीक इसी प्रकार अगर हम l की l से तुलना करा दें तो यहाँ l का स्क्वायर कितना है? l स्क्वायर, और यहाँ l की पावर b। तो b का मान कितना आ जाएगा हमारा? 2। अब आपका वो टाइम, तो आप t और t को भी कंपेयर कराएंगे तो हमें b का मान ही प्राप्त होगा। तो चूंकि हमें b का मान पहले से ही प्राप्त हो चुका है तो हमें कोई जरूरत है नहीं। अब इन मानों को हम अपने समीकरण में रखते हैं। इसको मैं एक समीकरण 1 मान ले रहा हूं। तो a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम a और b के मान समीकरण 1 में रख दें तो क्या होगा? इधर हम रखते हैं, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है।
समीकरण 1 में अगर हम मान रखेंगे तो ई के ये कांस्टेंट था, विमाहीन नियतांक, ना जिसका कोई मात्रक है ना कोई विमाहीन, m की पावर a और a का मान कितना है 1 इंटू v, और v की पावर कितनी थी b, और जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। ठीक है, तो e के इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और ये 1/2 क्या है, ये k का मान है। ठीक है, और ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात है, ये हमें प्रयोगों द्वारा है पता, इसीलिए मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 ले ली, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये ऐसे मान होते हैं जिनकी कोई विमा या मात्रक नहीं होता। तो e के बराबर कितना आ गया 1/2 mv स्क्वायर। इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के लिए सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। बस यही चीज हमें जानकारी रहे कि ये जो भौतिक राशि है जिसके बारे में हमें सूत्र स्थापित करना है वो किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा अनुप्रयोग था वो भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपने अगले अनुप्रयोग पर चलते हैं, जो कि है कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल दें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, उसको हम समझेंगे। पद्धति बदलना। एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी भौतिक राशि दी गई, जैसे मान लीजिए 1 मीटर, ठीक, m के पद्धति में मान लीजिए किसी लंबाई, किसी मैंने मान लो इस बोर्ड की लंबाई को, चौड़ाई को नापा, वो है 1 मीटर। ठीक है, ये m के पद्धति। अगर मान लो इसी को मैं सीजीएस पद्धति में मानूं तो वो आई 100 सेंटीमीटर। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप पद्धति भले ही बदल दें, लेकिन भौतिक राशि का परिमाण नहीं बदलता, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हैं एमकेएस पद्धति की तो 1 मीटर, ठीक है, सीजीएस पद्धति में वही 1 मीटर कितने के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। लेकिन क्या उनका परिमाण चेंज हुआ? नहीं हुआ, केवल उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू था, ठीक है, उनका आंकिक जो मान था केवल वही बदलता है, लेकिन जो उसका परिमाण होता है भौतिक राशि का वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है। ठीक है, जैसे 10 किलोमीटर की अगर आप बात करें तो 10 किलोमीटर बोल दें या उसको आप कितना बोल दें 10,000 मीटर, बात एक ही है। क्योंकि कभी भी अगर आप पद्धति को बदलते हो तो भौतिक राशि का परिमाण नहीं बदलता, केवल उस भौतिक राशि का आंकिक मान ही बदलता है। तो आइए उसके लिए हम सूत्र मानते हैं। N1 क्या हो गया, एक पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान, ठीक उसी प्रकार N2 दूसरी पद्धति में भौतिक राशि का आंकिक मान, U1 यहां मैं पहला लिख दिया, पहली पद्धति में भौतिक राशि के मात्रा, उसी प्रकार U2 दूसरी पद्धति में भौतिक राशि के मात्रा। इनका यहाँ पे बड़ा यूज है। N1 क्या होगा, पहली पद्धति में क्या हमारा आंकिक मान है, जैसे कि 1 मीटर, तो 1 क्या है पहली पद्धति का आंकिक मान, और 1 मीटर सीजीएस पद्धति कितने के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो N2 कितना हो गया 100, ठीक है। वैसे U1 क्या हो गया, एमकेएस पद्धति में मान, एमकेएस पद्धति में मतलब मीटर, वैसे ही अगर हम उसे सीजीएस पद्धति में बदलें तो U2 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये डेरिवेशन आ जाता है N1 U1 बराबर N2 U2, क्योंकि इनका जो परिमाण रहता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, जहां N1 ये कौन सी पद्धति है,
यहाँ पर मैंने लिख दिया MKS और ये CGS। अगर हमने 1 मीटर को MKS से CGS से बदला तो वो कितने के बराबर हुआ? 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ जो सेंटीमीटर है वो किसको व्यक्त कर रहा है? U2 को। मीटर किसको व्यक्त कर रहा है? U1 को। N1 किसको व्यक्त कर रहा है? 1 N1 को व्यक्त कर रहा है और 100 N2 को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा फॉर्मूला है। तो इसी के बेस पर अब हम लोग कन्वर्जन को समझेंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के बेस पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो N1 U1 बराबर N2 U2, ये हमारा सूत्र है। U1 क्या है? मात्रक, और मात्रक को मूल राशि के रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं M1 L1 T1, क्योंकि हम किसी मात्रक को अगर मूल राशियों या मूल मात्रकों में तोड़ें तो उसको M1 L1 T1 या विमीय रूप में तोड़ें, विमीय रूप में व्यक्त करें तो M1 L1 और T1 के रूप में उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर N2 U2 कितना हो जाएगा? दूसरी पद्धति में क्या होंगे मान? M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ठीक है, तो N2 बराबर N1, N2 की वैल्यू अगर हम यहां से निकालेंगे तो M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। M1 जो होगा वो M2 के अपॉन में आ जाएगा, दोनों की पावर A है तो होल पावर A लिख सकते हैं। वैसे ही L2 L1 के अपॉन में आ जाएगा, दोनों की पावर B है तो दोनों की पावर चढ़ा के B लिख दी। वैसे ही T2 T1 के अपॉन में आ जाएगा तो T1 अपॉन T2 की पावर C लिख दिया। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को या मान को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो आइए एक उदाहरण लिखते हैं हम और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसको नोट आप करते रहिए। मानो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो मानना क्या है? पता ही है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, मानना नहीं, हमें पता ही है। और CGS पद्धति में क्या होता है? टाइम। तो हम यहां पर यह पता करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन बन गया कि 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं या 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि यहां पर ये वैल्यू कितनी आएगी। ये हमारा क्या हो गया? N1 न्यूटन क्या हो गया पहली पद्धति में? मात्रक बराबर डाइन क्या हो गया? U2 दूसरी पद्धति में मात्रक। हमको ज्ञात करना है N2, तो N2 हमारा क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें निकालना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले सूत्र हमको पता था, क्या था? N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। इसको हमने लिख लिया। ठीक है, तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं। N1 कितना है? N1 हमारा 1 M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B और T1 अपॉन T2 पावर C। इस सूत्र को हम क्या करेंगे, चूंकि हम पता है कि बल की विमा हम ज्ञात कर रहे हैं, तो हम बल की विमा से तुलना कराने पर, बल की विमा से तुलना कराने पर, क्योंकि यहां पर बल के मात्रकों को ही बदला जा रहा है,
तो बल की विमा से तुलना कराने पर क्या होती है बल की विमा? mLt-2, यह हमें पता है। अगर आप तुलना कराएंगे इस समीकरण की इस समीकरण से तो क्या आ जाएगा? N2 बराबर 1m1/m2। m की इधर पावर कितनी है? 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक इसी प्रकार L1/L2 की पावर कितनी हो जाएगी? b यहां पर पावर है और यहां पर l की पावर कितनी है? 1। ठीक इसी प्रकार T1/T2 की पावर यहां पर कितनी है? c, और यहां t की पावर कितनी है? -2। ठीक है, बेस सेम है तो इनकी घातों की तुलना कर देंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, बदलना। पहली पद्धति हमारी कौन सी थी? मैंने लिख दिया था SI। SI पद्धति में द्रव्यमान को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। ठीक है, पहली पद्धति क्या थी हमारी? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। पहली पद्धति हम लोगों ने मानी थी SI, और हमें कैसे बदलना है? CGS में। CGS है हमारी दूसरी पद्धति। ठीक है, तो M1 यानी द्रव्यमान को डिनोट करता है, द्रव्यमान को हम SI पद्धति किससे नापते हैं? किलोग्राम से। वहीं M2 कौन सी पद्धति को व्यक्त कर रहा है? दूसरी पद्धति। दूसरी पद्धति कौन सी है? CGS। CGS पद्धति में द्रव्यमान को कैसे मापते हैं? ग्राम से। ठीक है, वैसे ही L1 लंबाई को SI पद्धति में, लंबाई का जो मात्रक होता है SI पद्धति में क्या होता है? मीटर। ठीक उसी प्रकार CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर पावर 1। ठीक है, इसके बाद आते हैं समय पर। तो SI पद्धति में समय का मात्रक कितना है? सेकंड। और CGS पद्धति में भी समय का मात्रक कितना है? सेकंड ही है। ठीक है, पावर -2, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक, पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उससे वही वैल्यू रहती है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। पावर 1 कोई मतलब नहीं, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ क्या बचेगा? 1, और 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू कितनी रहती है? 1 ही रहती है। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ये कितने? 1 2 3 4 5, कितनी पावर हो गई? 10⁵ तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁵। हमें N2 का मान पता चल गया तो हमने निकाल लिया कि 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम होते हैं। यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि मैंने आपको बता चुका था 1 क्या था? N1 न्यूटन, U1 था पहली पद्धति में बल का मात्रक, डाइन क्या था? U2 दूसरी पद्धति में बल का मात्रक। हमको क्या निकालना था? हमको ये N2 फाइंड करना था, जो मैंने आपको बताया था, तो वो हम लोग निकाल चुके। कितना है? 10⁵, यानी 1 न्यूटन 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के परमाणु को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जिनको मैं होमवर्क में दे दूंगा, आप लिंक और बुक से कई सवालों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो विमीय विश्लेषण चैप्टर था वो कंप्लीटली फिनिश होता है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू।